प्रिय दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में वर्णमाला अध्याय को विस्तृत समझा था। आज हम उसी वर्णमाला से संबंधित प्रश्नों को करेंगे जो हमारे सभी गवर्नमेंट एग्जाम कहें या टेट एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, उसमें बार बार पूछे जाते हैं। और यहाँ पर हमने उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो आज तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं या पूछे जाने की जिनकी अधिक संभावना है। तो चलिए हम पहला प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? हमें बताना है भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो भाषा जो है वह किससे मिलकर बनती है? छोटे छोटे वर्णों से मिलकर बनती है। तो हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? वर्ण होगी। व्यंजन क्या है? वर्ण है, अर्थात व्यंजन तो आएगा नहीं। स्वर भी क्या है? वर्ण है, अर्थात स्वर आएगा नहीं। और शब्द क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई तो हो नहीं सकती शब्द, क्योंकि वर्ण से मिलकर ही तो क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं, अर्थात शब्द भी हमारा सही उत्तर नहीं है। तो हमारा सही उत्तर क्या है? चौथा है पहले का, वर्ण। वर्ण हमारा क्या है? सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, ए और आई का उच्चारण स्थान क्या है? ए और आई का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऐसे वर्ण जो नाक के द्वारा बोले जाते हैं वह कहलाते हैं हमारे नासिक। ऐसे वर्ण जो मूर्धा से बोले जाते हैं वो कहलाते हैं मूर्धन्य। ऐसे वर्ण जो ओठ से बोले जाते हैं वो कहलाते हैं ओष्ठ्य। और ऐसे वर्ण जो कंठ और तालु दोनों से मिलकर बोले जाते हैं वो कहलाते हैं हमारे कंठ तालव्य। तो हमारा ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ तालव्य होता है। ए और ऐ कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ और तालव्य से बोले जाते हैं। नासिक से हमारे पंचम वर्ण बोले जाते हैं और मूर्धन्य से हमारे टा ठा डाढ़ा वाले वर्ण बोले जाते हैं और ओष्ठ से हमारे पा फा बा भा मा वाले वर्ण बोले जाते हैं। ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और तालव्य है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा द्वित व्यंजन है? ऐसे वर्ण के बारे में बताना है जो द्वित व्यंजन हो। द्वित का मतलब होता है एक वर्ण पहले आधा आया हो और उसी का पूरा वर्ण आया हो। तो हमारे यहाँ पर देखते हैं, पुनः में तो ऐसा कोई दिख नहीं रहा है, अर्थात पुनः हमारा गलत है। इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद में भी कोई दिख नहीं रहा। उत्साह में आपको आधा ता तो दिख रहा है, लेकिन उसके बाद क्या दिख रहा है? आपको सा दिख रहा है। लेकिन हमारा द्वित क्या कहता है कि उसी का आधा और उसी का पूरा वर्ण आना चाहिए, अर्थात यह भी कैसा हो गया? गलत हो गया। अब बचा क्या? दिल्ली, चौथा विकल्प, जिसमें आधा ला भी आया है और उसी का पूरा ला आया, अर्थात हमारा तीसरे का डी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली। अगला प्रश्न है हमारा, ज्ञा किन दो वर्णों से मिलकर बना है? हमें बताना है ज्ञा किन दो वर्णों से मिलकर बना है। तो ज्ञा जो है वह हमारा मिलकर बना है जा और इंगा पंजे का या पंजे का जिसको कहते हैं, इन दोनों से मिलकर बना होता है हमारा क्या? तो चौथे का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। चौथे का सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा पांचवा, घा का उच्चारण स्थान क्या है? घा का उच्चारण स्थान बताना है हमें कि घा कहाँ से बोला जाता है। तो घा ऐसा वर्ण है जो हमारे कंठ से बोला जाता है। यह का वर्ग के अंतर्गत आता है और का वर्ग के जितने भी वर्ण हैं, का खा गा घा घा, ये सभी कहाँ से बोले जाते हैं? ये सभी कंठ से बोले जाते हैं, अर्थात हमारा घा वर्ण कहाँ से बोला जाएगा? कंठ से बोला जाएगा। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा छठवां, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? हमने पिछले वीडियो में इन वर्णमाला से संबंधित अध्याय को पढ़ा था, जिसमें हमने स्वरों की एक बहुत ही अच्छे तरीके से बात की थी, जिसमें हमारे हिंदी में स्वरों की कुल संख्या 11 थी। कितनी थी? 11 थी। तो इन को पूरे देखने के लिए आप कृपया अगर हमारा पिछला वीडियो अवश्य देखें, जिसमें हमने 11 पूरे स्वर के बारे में बताए हैं। सातवां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? हमें इन चारों स्वरों में से बताना है कि कौन सा पश्च स्वर है। आ पश्च स्वर है क्या? जा है क्या? ई है क्या? छोटा है। तो यहाँ पर हमारा पश्च स्वर जो है वो बड़ा आ है। बड़ा आ हमारा क्या है? पश्च स्वर है। जा तो क्या हो गया? हमारा व्यंजन हो गया। ई छोटा वाला और छोटा आ, ये दोनों क्या हैं? ये हमारे अग्र स्वर हैं, अर्थात हमारा सही आंसर क्या होगा? पश्च स्वर के लिए
आ बड़ा आ हमारा सही आंसर होगा। सातवें का ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आठवां प्रश्न है या रा ला वा व्यंजन है। ये कैसे व्यंजन है हमें बताना है कि ये तालव्य हैं, क्या उसम है, क्या अंतस्थ हैं, क्या ओष्ठ हैं। तो यारा लावा ये हमारे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। यारा लावा हमारे कौन से व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है, अर्थात आठवें का सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा नौवां, अनुनासिक वर्णों का संबंध होता है। अनुनासिक वर्ण कौन से होते हैं? ऐसे वर्ण होते हैं जो पंचम वर्ण के तो होते ही हैं, लेकिन ऐसे वर्ण हैं ये जो नाक और मुंह दोनों के द्वारा बोले जाते हैं। ऐसे वर्ण हमारे कहलाते हैं अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। अर्थात हमारे नौवें का सही आंसर हो जाएगा नाक और मुंह दोनों से बोले जाने वाले व्यंजन। ऐसे वर्ण कौन से हो जाएंगे? अनुनासिक व्यंजन हो जाएंगे या वर्ण हो जाएंगे। 10वां प्रश्न है कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। ऐसी ध्वनि जो कंठ और ओष्ठ दोनों से बोली जाती हो कंठोष्ठ ध्वनि कहलाती है। तो हमें इन चारों विकल्प में से बताना है ऐसी ध्वनि कौन सी है। तो हमारा ए तो जो है यह हमारे कंठ तालु से बोला जाता है। का जो है यह हमारे कंठ से बोला जाता है। ता जो है हमारे कहाँ से बोला जाता है? दंत से बोला जाता है। और यहाँ पर अब आपको वर्ण नहीं दिया गया है, अपने को पता है ओ और औ ये दोनों वर्ण जो रहते हैं ये दोनों कंठ और ओष्ठ दोनों से बोले जाते हैं। अर्थात हमारा यहाँ पर देखा जाए तो औ आया है और के साथ, अर्थात हमारा डी उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अर्थात 10वें का डी उत्तर सही है। 11वां प्रश्न है भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है। हमें बताना इन चारों विकल्प में से सबसे पहले भाषा निर्माण में कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा। तो पहला विकल्प है क्या सबसे पहले शब्द आएगा फिर ध्वनि आएगी? गलत बात है, पहले क्या आएगी? ध्वनि आएगी, उसके बाद ही क्या आएगा? शब्द आएगा। अर्थात पहला विकल्प हमारा कैसा हो गया? गलत हो गया। यहाँ दूसरे में देखें आपको शब्द फिर से मिल रहा है, अर्थात ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर थर्ड नंबर पे आया है पद, फिर है वाक्य, फिर है ध्वनि और फिर शब्द। हमें पता है कि भाषा निर्माण में सबसे पहले ध्वनि आती है, उसके बाद शब्द आता है, उसके बाद पद आता है और पद से ही क्या मिलकर बनते हैं? वाक्य बनते। अर्थात हमारा डी उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी भी हमारा कैसा है? गलत है। अर्थात पहले ध्वनि फिर शब्द फिर पद फिर वाक्य आएंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 12वां, हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार हैं। हमें यहाँ पर हिंदी में स्वरों के मुख्य प्रकार के बारे में बताना है कि कितने प्रकार हैं। तो आपको दिख रहा है विकल्प के रूप में क्या 1 है, क्या 2 है, क्या 3 है, क्या 4 है। हमने पढ़ा था, जब पढ़े थे हमने वर्णमाला अध्याय को, तो उसमें हमने पढ़ा था कि हिंदी में स्वरों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से थे हमारे? पहला था मूल स्वर या ह्रस्व स्वर, दूसरा था दीर्घ स्वर और तीसरा था हमारा प्लुत स्वर। अर्थात हिंदी में कितने स्वर हैं? 3 स्वर हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में अम और आह क्या है। हमें बताना है अम और आह हिंदी वर्णमाला में क्या है। तो हम जानते हैं ये तो ना तो स्वर हैं, ना ही व्यंजन है, ना ही संयुक्त वर्ण है। ये क्या है? आयोग वह कहते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? आयोग वह वर्ण कहा जाता है। अर्थात हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? 13 का सी सही उत्तर है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 14 नंबर का, सा और हा व्यंजन है। सा सलजम वाला, सा षटकोण वाला, सा सरते वाला और हा व्यंजन कैसे वर्ण है हमें बताना है। कि हम जानते हैं कि हमारे जो सा और हा जो वर्ण हैं ये हमारे होते हैं उष्म वर्ण होते हैं। कौन से वर्ण होते हैं? उष्म वर्ण होते हैं। अब यहाँ पर स्पर्श व्यंजन हमने पढ़ा था, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। जो का, ता और ता, पा ये जो वर्ण हैं यानी कि ये वर्ग के वर्ण ये कहलाते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन। संयुक्त व्यंजन छत्र, ज्ञ और श्रवण वाला स। उत्क्षिप्त व्यंजन क्या कहलाते हैं? ड और ढ हमारे क्या हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन है। तो हमारा 14 का सही उत्तर हो जाएगा बी उष्म व्यंजन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 15,
कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? ऐसी ध्वनियाँ जो कंठ से बोली जाती हैं वह कंठ ध्वनियाँ कहलाती हैं। तो अब इनमें से हमें बताना है चारों विकल्प में से कि हमारी कंठ ध्वनि कौन सी है। तो पहला विकल्प है चा, छ, जा, झा। अब आप जब उच्चारण करेंगे चा, छ, जा, झा का, तो ये कहाँ से बोले जाते हैं? ये बोले जाते हैं हमारे तालु से। ये कहाँ से बोले जाते हैं? तालु से बोले जाते हैं। अर्थात पहला तो विकल्प हमारा कैसा हो गया? रॉन्ग हो गया। दूसरा है ट ठ ड ढ। ये ट ठ ड ढ कहाँ से बोले जाते हैं? ये मूर्धा से बोले जाते हैं। कहाँ से बोले जाते हैं? मूर्धा से बोले जाते हैं। अर्थात हमारा दूसरा विकल्प भी कैसा हो गया? गलत हो गया। प फ ब भ म, ये वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं? प फ ब भ म, ये हमारे ओष्ठ से बोले जाते हैं। कहाँ से बोले जाते हैं? ओष्ठ से बोले जाते हैं। अर्थात डी भी हमारा सही नहीं है। तो हमारा सही उत्तर क्या है? सी है। क ख ग घ, ये वर्ण जो हैं हमारे कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ से बोले जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 16वां, सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? हमें बताना है इनमें से कि सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो हमने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से वर्णों के उच्चारण स्थान को पढ़ा है। आप हमारा पिछला वीडियो अवश्य देखें जिससे कि आपको वर्णमाला अध्याय बहुत अच्छे से समझ आए। तो 16 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा बी हो जाएगा। जो बी मतलब तालव्य जो है उससे हम स ध्वनि को बोलते हैं, या स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 17, यदि नीचे का ओठ पूरी तरह से काट दिया जाए। क्या कह रहा है? यदि नीचे का ओठ जो है, हमारा ओठ जो है, उसे पूरी तरह से काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? हमें बताना है अगर हम नीचे से अपनी ओठ को काट दें तो ऐसा कौन सा शब्द है या ऐसी कौन सी ध्वनि है जिसका उच्चारण करने पर हमें कठिनाई होगी। तो खा, ये तो कंठ से बोली जाती है। धा, ये हमारे दंत से बोली जाती है। ला जो है वह दंत से ही बोली जाती है। बा जो है वह हमारे ओष्ठ से बोली जाती है। जब हमारी ओठ को काट ही दिया जाएगा तो हम बा का उच्चारण नहीं कर पाएंगे। अर्थात 17 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बा हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, वा व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है? तो वा व्यंजन जो है हमारे दंत और ओष्ठ दोनों से बोला जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दंत्योष्ठ। अर्थात हमारा सही उत्तर क्या है? 18वें का डी उत्तर सही है, दंत्योष्ठ। वा का उच्चारण स्थान क्या है? दंत ओष्ठ है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक स्पर्शी व्यंजन है। इनमें से कौन सा एक स्पर्शी व्यंजन है? तो अपने को पता है सा कैसा व्यंजन है? सा हमारा उष्म व्यंजन है। छ हमारा कैसा व्यंजन है? छ ही हमारा क्या है? स्पर्शी व्यंजन है। हमने पढ़ा था स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। और का, च, ट, त और पा, ये पूरे वर्ण जो हैं ये क्या कहलाते हैं? हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात हमारा 19 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, छ। अंतिम प्रश्न है हमारा 20वां, हिंदी वर्णमाला के अंतिम 5वां अक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है? इसके विकल्प हैं, पहला है अनुनासिक, दूसरा है कंठ, तीसरा है तालव्य और चौथा है मूर्धन्य। तो हमारे जो स्पर्शी व्यंजन रहते हैं 25, उनमें 5वां अक्षर जो रहते हैं उनका उच्चारण स्थान होता है अनुनासिक। अर्थात हमारा 20वां का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अनुनासिक। आपको ये प्रश्नों की श्रृंखला कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और आप हमारे इस वीडियो को दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। और हमारे चैनल में नए हों तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।